ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस तरह के आर्टिकल्स को आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। और किसी खास टॉपिक पर किसी खास व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, ये भी आप लोग समझिए। अब पूरा होता टीबी मुक्त भारत का संकल्प। तो आप देखेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस के बारे में सुने हैं, यानी टीबी की बात हो रही है। एक ऐसा नाम है जिससे शायद ही कोई अनभिज्ञ हो। यह बीमारी बहुत पुरानी है। पिछले 200 वर्षों में विश्व में संचारी रोगों से होने वाली मौतों में सबसे अधिक का कारण टीबी रहा है। अगर शोधकर्ताओं के दावों को माने तो मिस्र की ममी में भी टीबी के लक्षण पाए गए थे। और भारत की बात करें तो सुश्रुत संहिता में यक्षमा और वलासा रोगों का उल्लेख है। हमारे विशेषज्ञों का मानना है कि ये दोनों नाम टीबी के ही हैं। यजुर्वेद में भी टीबी जैसे रोग का जिक्र है और ऐसे चिन्हित लोगों को ऊंचाई वाले स्थान पर रहने की सलाह दी गई है। यह दर्शाता है कि टीबी हजारों साल पुरानी बीमारी है जो जिंदगियों को लील रही है। और टीबी को खत्म करने के लिए मनुष्य जाति की लड़ाई भी पुरानी है, लेकिन अभी तक हम इस लड़ाई को जीतने में कामयाब नहीं हुए हैं। और पिछले कई वर्षों से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने टीबी को दुनिया से मिटाने के लिए कई देशों के साथ सामंजस्य स्थापित किया और राजनीतिक प्रतिबद्धता पर सहमति बनाई। और इसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक टीबी उन्मूलन का अभियान चलाया जा रहा है और इसके अच्छे परिणाम भी मिलने लगे हैं। डब्ल्यूएचओ ने भले ही टीबी उन्मूलन के लिए 2030 तक का लक्ष्य रखा हो, लेकिन 14 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टीबी हरेगा देश जीतेगा के नारे के साथ भारत से वर्ष 2025 तक टीबी को मिटाने का अभियान आरंभ किया। पूरा विश्व भारत की इस प्रतिबद्धता और इसे पूरा करने के लिए हो रहे प्रयासों की सराहना कर रहा है। कोविड महामारी के दौरान करीब 3 साल में टीबी उन्मूलन की इस लड़ाई में हमें परेशानी हुई और हमारा टीबी उन्मूलन कार्यक्रम गंभीर तरीके से पिछड़ गया। हमें यह 3-4 वर्षों का काम 1 साल में करना था। इसके लिए जब हमने मंथन किया तो हमें प्रधानमंत्री मोदी जी की दिखाई राह से इसका समाधान मिला। यह समाधान था जन भागीदारी। और डब्ल्यूएचओ की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। टीबी उन्मूलन के लिए भारत ने अपना मॉडल तय किया है, टेस्ट ट्रेस ट्रीट और टेक्नोलॉजी। अब इसके साथ जन भागीदारी भी जुड़ गया है। भारत के इस मॉडल को आज पूरे विश्व से सराहना मिल रही है। और जब मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मा संभाला तब 9 सितंबर 2022 को हमने तय किया कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम देश के लोगों को टीबी मिटाने में भागीदार बनाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वो निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीज को गोद ले लें और ऐसे मरीजों को जल्दी से ठीक होने के लिए पोषण की सहायता प्रदान करें। साथ ही में उन्हें जरूरी परीक्षण और नौकरी देकर मदद करें। निक्षय मित्र से एक और अपेक्षा की गई कि वह गोद लिए गए मरीजों को दुलार कर उसे एहसास दिलाए कि वह जल्दी से ठीक होकर फिर से सामान्य जीवन जी सकते हैं और समाज का अभिन्न हिस्सा बन सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा आप देखते हैं कि 9 सितंबर 2022 को निक्षय मित्र अभियान का शुभारंभ किया गया और देखते ही देखते 17 सितंबर 2022 तक देश में करीब 1 लाख निक्षय मित्र बन गए। जिन मरीजों ने गोद लेने के लिए अनुमति दी थी उन्हें गोद लिया गया और इनकी संख्या करीब 10 लाख थी। उनके ठीक होने तक हर महीने पोषण किट उपलब्ध कराई जा रही है और निक्षय मित्र नियमित अंतराल पर उनका हालचाल पूछकर उन्हें हर तरह की मदद मुहैया करा रहे हैं। ऐसे प्रयासों के चलते टीबी मुक्त भारत बनाने के हमारे संकल्प को बल मिला है। और निक्षय मित्र के साथ साथ माइक्रो लेवल पर काम करते हुए हमने टीबी मुक्त गांव की संकल्पना पर भी काम शुरू किया है और इसके अंतर्गत करीब 2.5 लाख गांव टीबी मुक्त हो चुके हैं। हमारे इस अभियान में नई दवाओं और आवश्यक परीक्षणों को भी मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वित्तीय पहलू उपचार में बाधा न बने। डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 में उल्लेखित है कि भारत ने अच्छे परिणाम हासिल किए हैं। टीबी के खिलाफ चल रहे लड़ाई के हमारे प्रयासों की प्रशंसा इस रिपोर्ट में की गई। रिपोर्ट के अनुसार 2015 के मुकाबले 2022 में भारत में टीबी के मरीजों में 16% की कमी आई है, जबकि इस दौरान विश्व में यह कमी 8.7% रही। ये आंकड़े नोट कर लिया करिएगा जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं इस टॉपिक से संबंधित, तो इनका उल्लेख आप कर सकते हैं वहां। यह दर्शाता है कि भारत में दुनिया के मुकाबले 2 गुना से तेजी
तेजी से टीबी के मरीज कम हो रहे हैं। 2021 में देश में टीबी के 4.94 लाख लोगों की जान गई थी, जबकि 2022 में टीबी से आप देखिए मरने वाले लोगों की संख्या आप देखेंगे कि 3.31 लाख रही। कितना? 3.31 लाख आप देखते हैं रही है, ये भी याद रखिएगा। और आप देखते हैं कि यह 34% आप देखेंगे की कमी को दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार कोविड महामारी के दौरान पूरे विश्व में टीबी की टेस्टिंग और स्कैनिंग में कमी आई, जबकि हमने 2022 से फिर कोविड पूर्व वाली स्थिति हासिल कर ली है। यह हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक भी है। विकसित भारत यात्रा जिन गांवों से गुजरी, ऐसे 2.5 लाख गांवों में स्वास्थ्य सुविधा कैंप लगाए गए। इन कैंपों में टीबी की जांच को प्राथमिकता दी गई और इस अभियान के माध्यम से हमने फिर से टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की गति बढ़ाई। भारत ने सभी टीबी मरीजों के ट्रीटमेंट और रिकवरी प्रोग्रेस की निगरानी के लिए निक्षय पोर्टल बनाया। यह निक्षय पोर्टल एक ऐसा तकनीकी समाधान है जिसके माध्यम से हम सभी मरीजों पर करीबी नजर रख सकते हैं। इस पोर्टल पर पंजीकृत मरीजों को निक्षय पोषण योजना से हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और वर्ष 2018 में आरंभ किए गए इस आर्थिक सहयोग के अंतर्गत अभी तक आप देखिए करीब 2,613 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि वितरित की जा चुकी है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान निक्षय मित्र और हेल्थ कैंप के माध्यम से चलाए गए अभियान से भारत ने टीबी मिटाने की ओर बहुत तेजी से कदम बढ़ाए हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वाकांक्षी संकल्प रखते हुए 2025 तक टीबी मिटाने का जो सपना देखा वह जन भागीदारी से हम अवश्य पूरा करेंगे। अंततः टीबी हारेगा, देश जीतेगा। लेखक केंद्रीय श्रम रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री हैं, इनका नाम है डॉक्टर मनसुख मांडविया। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। अक्सर ये टीबी रोग होता क्या है? 6 रोग के बारे में सुना है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। जब कोई व्यक्ति टीबी के रोगाणु को सांस के माध्यम से अंदर लेता है तो रोगाणु फेफड़ों में बस सकते हैं, बढ़ने लगते हैं और वहां से वे रक्त के माध्यम से शरीर के अन्य भागों जैसे गुर्दे, रीढ़, मस्तिष्क में जा सकते हैं। ये सुनिश्चित की जाए बच्चों की सुरक्षा। आप देखिए पिछले दिनों गाजियाबाद से खबर आई कि नर्सरी में पढ़ने वाली 4 साल की बच्ची का बस के चालक और परिचालक और सहायक ने यौन शोषण किया। कितना? 4 साल की बच्ची के साथ। और एक घटना नहीं है, डेली आप लोग न्यूज़पेपर उठा के देखिए, इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने को मिलती हैं। जो हम लोग विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं ना, विकसित भारत बनने की बात करते हैं ना, उस पर ये आप देखिए काला धब्बा रहता है। महिलाओं के साथ इस तरह की दरिंदगी किसी भी कीमत में नहीं होना चाहिए। अभी कोलकाता में डॉक्टर महिला के साथ हुआ। सोचिए, भगवान कहा जाता है डॉक्टर को धरती का, उसके साथ इस तरह की, बच्चों को भी भगवान कहते हैं हम लोग। जब भगवान को ही आप इस तरह से सताओगे, उनके साथ दरिंदगी करोगे तो क्या मतलब है? स्कूल अधिकारियों को जब पता चला तो तीनों को नौकरी से निकाल दिया गया और उन पर केस दर्ज कराया गया। मध्य प्रदेश से भी 2-3 घटना इस तरह की, कोचिंग संचालक पकड़ा गया, तो आपने देखा होगा। बच्ची के परिवार वालों ने केस दर्ज नहीं कराया था। दूसरे बच्चों के माता पिता को जब इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और खबर के अनुसार बच्ची उस वक्त बस में अकेली थी। सवाल यह है कि इतनी छोटी बच्ची बस में अकेली क्यों थी? उसके साथ स्कूल की कोई महिला कर्मचारी क्यों नहीं थी? और हाल में उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने इस तरह की मांग की थी कि सभी स्कूल बसों में महिला सुरक्षा कर्मचारियों को होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में तो अधिकारियों ने इस तरह की व्यवस्था भी कर दी। स्कूल बसों में महिला सुरक्षा गार्ड या महिला शिक्षक का होना जरूरी है। ध्यान रहे कि निर्भया कांड के बाद दफ्तरों में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए यह नियम बनाया गया कि रात की पाली में काम करने वाली महिला कर्मचारी के साथ दफ्तर का कोई कर्मचारी अवश्य होगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि महिला लड़की अपने घर सकुशल पहुंच जाए। आखिर ऐसा नियम स्कूल बसों पर लागू क्यों नहीं है? मैं इसीलिए तो कहता हूं महिलाओं को हिस्सेदारी मिलना चाहिए, हर जगह मिलना चाहिए, क्योंकि वहां महिलाओं की उपस्थिति रहेगी ना तो जो बाकी काम करने वाली होंगी वो भी कंफर्टेबल रहेंगी। ये बात भी समझिए। छोटी बच्चियां तो यौन अपराध को समझ भी नहीं सकती हैं और उनके दिल में ऐसी घटनाओं के प्रति इतना भय बैठ जाता है कि कई बार उससे दूर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पुलिस उन बच्चियों की काउंसलिंग कराती है जिसके साथ ऐसा अपराध हुआ है। चिंता की बात है कि ऐसी खबरें लगातार आती रहती हैं। रतलाम में एक 5 वर्ष की बच्ची के साथ स्कूल के ही एक कर्मचारी के नाबालिग लड़के ने यौन अपराध किया। ठाणे के एक स्कूल में स्कूल के ही एक कर्मचारी ने 2 बच्चियों के साथ यौन अपराध किया। नोएडा के एक नामी स्कूल में भी छोटी बच्ची के साथ डिजिटल रेप किया गया। इन सभी मामलों में बच्चों के माता पिता स्कूल में विरोध करने भारी संख्या में पहुंचे और बहुत सारी ऐसी घटनाएं रहती हैं जो आप सामने नहीं आती हैं। माँ बाप को लगता है हमारी बदनामी होगी तो वो छुपा देते हैं। और एनसीआरबी के 2023 के आंकड़ों के अनुसार 2022 में बच्चों के प्रति यौन अपराध सहित 26% वृद्धि हुई है। दिल्ली में सबसे अधिक 7400
और मुंबई में 3,178, बेंगलोर में 1,578 और जयपुर में सबसे कम 748 केस दर्ज किए गए, जबकि कर्नाटक में ऐसे मामलों में 46% तक बढ़ोतरी देखी गई। बहुत पुरानी बात नहीं, इसी साल जनवरी में यह बताया गया था कि बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम में 32% की बढ़ोतरी हुई है। अफसोस की बात है कि बच्चों के खिलाफ अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। वैसे तो बच्चे और बच्चियां दोनों ही यौन अपराध का शिकार हो रही हैं, मगर बच्चियों की संख्या ज्यादा है। सवाल यह है कि जिन स्कूलों में बच्चे और बच्चियां पढ़ने जाते हैं, वहां जब कोई स्कूल में बच्चे बच्चियां पढ़ने जाते हैं, जब कोई अपराध हो जाता है, तभी अधिकारी क्यों जागते हैं? पहले से इन बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है कि हम उस दौर में फिर से पहुंचना चाहते हैं जहां लड़कियों के ही स्कूल में पढ़ती थी। माना जाता है कि लड़कियां अगर साथ पढ़ते हैं तो उनका विकास सही तरीके से होता है। यह धारणा सही भी है। जब ऐसे सर्वेक्षण किए जाते हैं तो माता पिता आखिर अपनी बच्चियों को स्कूल क्यों नहीं भेजते या बीच में ही उनकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी जाती है? तो माता पिता यही कहते हैं कि उन्हें अपनी लड़कियों की सुरक्षा की चिंता रहती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब स्कूल जाने वाली लड़कियों को साइकिल दी तो स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या में भारी उछाल आया और उस समय समाचार पत्रों में स्कूल जाने वाली लड़कियों के चित्र छापे जाते थे। वे इतनी ज्यादा थीं कि सड़क पर एक इंद्रधनुष सा दिखाई देता था और इस तरह समूह में जाने पर उनकी सुरक्षा की चिंता भी उतनी नहीं रहती थी। लेकिन जब दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में स्कूल में बच्चों के प्रति तरह तरह के अपराध हो रहे थे, तो क्या यह धारणा गलत मान ली जाए कि महानगर महिलाओं, बच्चियों, लड़कियों के लिए अधिक सुरक्षित होते हैं? और आप देखिए, स्कूलों में होने वाले अपराधों को कैसे बढ़ने से रोका जा सकता है। इस पर सिर्फ विचार विमर्श ही ना हो, बल्कि प्रभावी उपाय को जमीन पर उतारा जाए। यदि बच्चियां स्कूल और स्कूल परिवहन के साधनों से ही सुरक्षित नहीं है तो वे पढ़ेंगी कैसे? कैसे माता पिता स्कूल पर भरोसा करेंगे कि एक बार बच्ची या बच्चा स्कूल चला गया तो घर वापस आने तक उसे कोई खतरा नहीं है। इन दिनों मोबाइल पर पोर्न सहज उपलब्ध है। भारत में इसे देखने वाले भी बहुत हैं। छोटे बच्चों के साथ बनाई गई ऐसी फिल्मों को भी देखने वाले लोग हैं। भारत सरकार भले ही इस तरह के पोर्न का प्रतिबंध लगा दे, लेकिन इंटरनेट के जमाने में इन्हें कहीं ना कहीं से खोज ही लिया जाता है। इन अपराध में पोर्न की बड़ी भूमिका मानी जाती है। जब से हर एक के हाथ में स्मार्टफोन आया, ऐसे अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ साल पहले मुंबई में 2 बच्चों ने 5 साल की एक बच्ची से दुष्कर्म किया। ऐसे में बच्चियां क्या करें? वे कहाँ जाएं? क्यों कि ना स्कूल, ना बस, ना खेल की जगह सुरक्षित है। कई बार तो कामकाजी माता पिता अपने बच्चों की देखभाल के लिए जिन सहायकों को रखते हैं, वे भी अब बच्चों के साथ अपराध करते पाए जाते हैं। यदि मासूम बच्चे ही सुरक्षित नहीं है तो समाज में कौन सुरक्षित रह सकता है? लेखिका है, साहित्यकार है, इनका नाम है क्षमा शर्मा। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है और मैं कहता हूँ, महिलाओं के साथ और इस तरह की आप देखिए बच्चियों के साथ हरकतें होती हैं तो वो क्षमा के काबिल नहीं है और मुझे लगता है कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और रूह कांप जानी चाहिए। इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि देखिए, एक के साथ घटना होती है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि पूरी जो वहाँ लोग रहते हैं वो सहम जाते हैं और अपने बच्चियों के प्रति उन्हें डर सताने लगता है। और वही आप देखिए, अगर एक बेटी कुछ बन जाए तो मैं कहता हूँ कि वो गाँव वाले, आसपास वाले, आपने देखा होगा कि वो भी कहते हैं कि हमें अपनी बेटी को पढ़ाना है। तो ये सब होनी चाहिए, व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए कि बच्चियों को हर अवसर मिले और वो सुरक्षित रहें। आजकल आप देखते हैं कि जिन्हें हम रक्षक समझते हैं वही भक्षक निकल रहे हैं। शिक्षकों को देख लीजिए, आजकल किस तरह की घटनाएं आ रही हैं। तो कम से कम हाँ, स्कूल में टीचर, शिक्षक, पुरुष भी शिक्षक हैं तो महिलाओं को भी होना चाहिए, मुझे लगता है। और आजकल तो आप देखिए, महिलाएं भी बस चालक हो गई, गाड़ियां चला रही हैं। तो ड्राइवर, मैं कहता हूँ कि बच्चियों के लिए कम से कम महिलाओं को अगर रखो ना ड्राइविंग पे, तो वो संवेदनशील रहती हैं, सुरक्षा में महिलाएं संवेदनशील रहती हैं। और एक, अगर मैं कहता हूँ ना कि महिला की समस्याओं को जानती हैं और वो कंफर्टेबल भी रहती हैं अपनी समस्या बताने के लिए और बेहतर समाधान भी उसका निकल सकता है। जीवन की राह, ऊर्जा। संपूर्ण जीवन में वह कुछ आरंभिक क्षण होते हैं जब मनुष्य निर्वस्त्र जन्म लेकर अपने स्वच्छंद स्वचराचर संसार को सुनाता है। तब ना कोई नाम, ना कुछ अच्छा ना बुरा, ना किसी का कोई निर्देश होता है और ना ही किसी की अधीनता और कोई इच्छा भी नहीं होती है। इसलिए किसी से आक्रोश और स्पर्धा का प्रश्न ही नहीं होता है। उन कुछ क्षणों की उस स्वतंत्रता के बाद मनुष्य का स्वरूप बदलता रहता है और जाति, धर्म, राष्ट्रीयता आदि पहचान से जोड़ दिया जाता है। यद्यपि ईश्वर की दृष्टि में कोई ऐसा पक्षपात नहीं है। हमने ही नाना प्रकार के आधार पर भेदभाव कर अपने बीच बाधाएं और शत्रुता पैदा की है, विस्मृत कर दिया है। जीने का सबक सबका अपना अपना तरीका है। चीता अपनी गति का उपयोग शिकार करने के लिए करता है और ना कि श्वानों के समक्ष यह सिद्ध करने के लिए कि वह तेज और मजबूत है। हमें भी किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं कि हम ही बेहतर हैं।
ना ही हमें दूसरों के स्तर तक नीचे जाने की ज़रूरत है। अपना मूल साबित करने के लिए अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें, उन्हें सकारात्मक प्रयासों में लगाएँ। वह करें जो मनोकूल हो। हमें पराधीन होकर परिस्थितियाँ अर्थात दूसरों की स्थिति पर निर्भर रहना या स्वतंत्रता से निर्मित परिस्थिति में आवश्यक नहीं है कि सब बरगद और पीपल ही बने। गमले की तुलसी भी कम नहीं होती है। प्रयत्नों की गति के समक्ष नीति को भी झुंझुना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान देने से आप अपना अवमूल्यन ही करेंगे, क्योंकि सबसे अधिक वही लोग ही हमारा मूल्यांकन करते हैं जिनका स्वयं कोई विशेष मूल्य नहीं होता है। इसलिए हर किसी को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जीवन में यह राह शेषकर है, अधिकांश लोगों के पास ब्लड ग्रुप के अलावा कुछ पॉजिटिव नहीं होता है। जिनका पॉजिटिव है वो भी नेगेटिव हो सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है, दिलचस्प कॉलम। कटघरे में अडानी, इस समय आप देखिए अडानी घिरे हुए हैं ना। एक अमेरिकी, गौतम अडानी की बात कर रहा हूं, एक अमेरिकी अदालत ने जाने माने कारोबारी गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और उनकी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी से के कुछ अधिकारियों के खिलाफ भारत में सौर ऊर्जा आपूर्ति का अनुबंध कराने के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत देने और अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने के जो आरोप लगाए हैं, सनीखेज तो हैं ही, अडानी समूह की मुश्किलें भी बढ़ाने वाले हैं। चूंकि आप देखें, आरोप यह है कि इसलिए केवल यह नहीं देखा जाना चाहिए कि अमेरिका अदालत अंत तक किस नतीजे पर पहुंचती है, बल्कि भारत में भी इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। यह जांच न केवल नीच ढंग से होनी चाहिए, बल्कि ऐसा होते हुए दिखना भी चाहिए। हाल के समय में यह दूसरी बार है जब अडानी समूह किसी विवाद में फंसा हो, उसके चलते शेयर बाजार लड़खड़ाया। इसके पहले अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर शेयरों में हेराफेरी के आरोप लगाए थे, जिसके चलते उसे अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। अडानी समूह इस नुकसान से उभरा ही था कि अमेरिकी अदालत की इस पहल से ने उसे कटघरे में खड़ा कर दिया। इस कार्रवाई ने अडानी समूह की साख पर बट्टा लगाने का ही काम नहीं किया, बल्कि यह गंभीर सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या भारत में राजनीतिक सरसों और रिश्वत के जरिए ठेके हासिल करना आसान है। दावा कुछ भी किया जाए, यह तथ्य यही है कि अपने देश में छोटे बड़े कारोबारी समूह नेताओं और नौकरशाहों को अपने प्रभाव में लेकर मनचाहे सौदे करने में सफल रहते हैं, और इस मामले में कोई भी राजनीतिक दल अपने दामन को पाक साफ नहीं कह सकता है। हर राजनीतिक पार्टी रही हो, किसी भी सरकार रही हो, उसमें इस तरह के काम होते हैं। अभी आपने देखा है महाराष्ट्र में चुनाव में पैसे बढ़ रहे थे, पकड़ा गया कोई, और लोग कह रहे थे देखिए चुनाव में बढ़ रहा है। मैंने बोला कि ये कोई नई बात नहीं है, ये बात अलग है कि ये पकड़ा गया, वरना हर चुनाव में पैसे एक तरह से बढ़ते हैं, खरीदे जाते हैं वोटर। एक ऐसे समय जब यह अपेक्षा बढ़ रही है कि भारतीय कारोबारी देश के साथ दुनिया में भी अपना प्रभाव बढ़ाएं, तब यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे न केवल भारत में बल्कि विदेश में भी नियम कानूनों के तहत काम करें। ऐसा नहीं किया जाता तो भारतीय कंपनियों का भी नाम खराब होता, भारत का भी, और खतरा इसका भी है कि भारतीय कंपनियों को जानबूझकर निशाना बनाने, उन्हें बदनाम करने का सिलसिला कायम हो जाए और भारतीय कंपनियों की साख के साथ उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़े। इसकी चिंता सरकार के साथ विपक्ष को भी करनी चाहिए। यह ठीक है कि कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल अडानी समूह के साथ मोदी सरकार के प्रति हमलावर हैं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कटघरे में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की पिछली सरकारें भी है, तमिलनाडु की वर्तमान सरकार के साथ जम्मू कश्मीर सरकार भी है। इसमें संदेह नहीं कि गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर लगे आरोप गंभीर है, लेकिन अभी इस नतीजे पर भी पहुंचने की हड़बड़ाहट बड़ी नहीं दिखाई जानी चाहिए कि अमेरिकी अदालत ने जो कुछ कहा है वह अंतिम सत्य है। ध्यान रहे कि अभी तक पैसे के लेन देन की कोई प्रमाण सामने नहीं आया। आरोप जो लगे हैं उसकी जांच तो ईमानदारी से होना चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग, भरोसे में तो लिया जाना चाहिए एक तरह से। और बहुत सारे लोगों को मैं तो देख रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि देश के खिलाफ साजिश है अमेरिका की, ये है वो है। तो मैंने उससे पूछ लिया कि वो कोई मिला था, तो मैंने बोला अडानी क्या भारत है, या अडानी का नाम भारत रख दिया गया तुमने? कोई भी होता है, नेता हो, कोई भी कितना भी पावरफुल इंसान हो, कम से कम ईमानदारी से उसके खिलाफ जांच तो होनी चाहिए। चिकित्सकों की कमी, उत्तर प्रदेश में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के सेवानिवृत्त चिकित्सकों से 70 वर्ष की आयु तक संविदा पर काम पर लेने का प्रस्ताव कर सरकार ने उन्हें पुनः नियुक्ति देने का रास्ता जरूर निकाल दिया, लेकिन इसी समस्या के वास्तविक समाधान के रूप में नहीं देखा जा सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है कि सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की संख्या में लगातार कमी आती जा रही है और शिक्षक भी निजी प्रैक्टिस और आप देखिए कॉरपोरेट अस्पतालों को अधिक महत्व दे रहे हैं। प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधा सरकारी अस्पतालों की नींव पर ही खड़ी हुई है। गरीबों वंचितों का सबसे बड़ा सहारा भी बेही है। सरकारी अस्पतालों में लगातार रोगियों की भीड़ बढ़ रही है और इसलिए भी जरूरी है कि वहां सभी संसाधन सुलभ कराए जाएं। विशेष तौर पर चिकित्सकों के तो सभी पद भरे ही जाने चाहिए। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने पूर्व में चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 साल कर दी। उनसे आगे भी आप देखते हैं, उनसे आगे भी काम किया जा सके, इसके लिए उन्हें पुनर्नियोजित कर संविदा पर 70 साल तक काम करने लेने का विचार किया जा रहा है, लेकिन इससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई समस्या गंभीर होती जा रही तो उसका मूल कारण खोजकर समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग में चिकित्सकों के 18,500 पद सृजित हैं, जिनमें 7,000 पद रिक्त हैं। ऐसा क्यों?
यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके जवाब के लिए सरकार को एमबीबीएस और एमडी की डिग्री लेने वालों के बीच ही जाना चाहिए। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़कर वहां के संसाधनों का उपयोग कर डॉक्टर बनने वालों की समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होनी चाहिए। कॉरपोरेट चिकित्सा संस्थानों में उन्हें अधिक पैसा जरूर मिल रहा है, लेकिन गरीबों और लाचारों के प्रति भी उन्हें अपना कर्तव्य को समझना होगा। या आप देखिए, उत्तर प्रदेश से लखनऊ, इसकी राजधानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली 8 राज्यों से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा लगती है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। राजनीति की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश। आकाशीय खतरों से बचाव। तो पिछले महीने पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर वायुमंडल में एक क्षुद्रग्रह जलकर नष्ट हो गया है। 2024 यूक्यू नामक क्षुद्रग्रह अपनी खोज के केवल 2 घंटे बाद ही निगरानी प्रणालियों को चकमा देते हुए पृथ्वी के वायुमंडल से टकरा गया। हालांकि इसका व्यास मात्र 3 फीट था, जिससे बड़े नुकसान की आशंका नहीं थी। फिर भी यदि यह किसी आबादी वाले क्षेत्र में गिरता तो जानमाल का खतरा हो सकता था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार खोज और प्रभाव के बीच का बेहद कम समय इस बात को दर्शाता है कि ईएसए के निकट पृथ्वी वस्तु समन्वय केंद्र नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा संचालित प्रभाव निगरानी प्रणाली को क्षुद्रग्रह के पृथ्वी से टकराने के बाद ही डाटा प्राप्त हुआ है, और इतनी कम अवधि में चेतावनी जारी करना या फिर किसी तरह का कार्रवाई करना असंभव था। और यह इस साल तीसरी घटना ऐसी है। और इससे पहले 3.3 फीट चौड़ा एक क्षुद्रग्रह बर्लिन में गिरा था। दूसरा फिलीपींस के वायुमंडल में विस्फोटित हुआ था। और इस तरह की घटनाएं हमें आगाह करती हैं कि समय रहते इस अज्ञात आकाशीय खतरों को ट्रैक करना कितना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ये संभावित रूप से पृथ्वी के लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं। ऐसी घटनाएं भविष्य में आने वाले संभावित खगोलीय खतरों के प्रति हमारी तैयारियों पर सवाल भी खड़े करती हैं और बताती हैं कि वर्तमान निगरानी प्रणालियां ऐसी छोटे क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के मामले में कितनी सीमित है। विज्ञानी और तकनीकी विशेषज्ञ लंबे समय से क्षुद्र ग्रहों के प्रभाव को रोकने के लिए नई तकनीकों पर काम कर रहा है। नासा और ईएसए जैसी एजेंसियां प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम विकसित कर रही है, और इसमें अभी एक नासा के डार्ट मिशन को भी सफलता मिली है, और जिससे 2022 में एक क्षुद्र ग्रह की दिशा बदलने की तकनीक का प्रदर्शन किया है। इसके अलावा आप देखिए, निकट पृथ्वी वस्तुओं का डाटा संग्रह, उसका विश्लेषण तेजी से किया जा रहा है। फिर भी 2024 में यूक्यू जैसे क्षुद्र ग्रह अक्सर छोटे आकार और कम चेतावनी समय के साथ के कारण नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। विज्ञानियों का मानना है कि छोटी घटनाएं हमें बड़े खतरों के लिए तैयार होने का अवसर प्रदान करती हैं। 2024 में यूक्यू की घटना ने न केवल विज्ञानियों को बल्कि आम लोगों को भी आकाशीय खतरों के प्रति सतर्क किया है। यह हमें यह समझने का मौका देती है कि हमारी पृथ्वी कितनी नाजुक है, इसके लिए सुरक्षा प्रणाली विकसित करना कितना महत्वपूर्ण है। जब तक हमारी निगरानी प्रणालियां और तैयारियां पूरी तरह सक्षम नहीं होती, तब तक हमें हर छोटे से छोटे आसमानी खतरों को गंभीरता से लेना पड़ेगा और लेना भी होगा। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं, और इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष बढ़ती चुनौतियां, इस तरह के आर्टिकल होने चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था एक साथ कई चुनौतियों का सामना कर रही है। खुदरा महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्धारित ऊपरी सीमा 6% को भी पार कर चुकी है। खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2025 की दिसंबर तिमाही में मौद्रिक नीति समिति के 4.8% के अनुमान से कम 60 से 70 आधार अंक अधिक रह सकती है। ऐसे में दिसंबर में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो रेट में कटौती की सभी संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। अक्टूबर में मौद्रिक नीति समिति ने अपनी नीतिगत रुख को बदलकर तटस्थ कर दिया, और जबकि रेपो रेट को 6.5% पर कायम रखा। यही कारण है कि दिसंबर में रेपो रेट में कटौती के अनुमान लगाए जा रहे थे, परंतु बढ़ती महंगाई के कारण अब ब्याज दरों में भी फरवरी में भी कटौती की संभावना कम ही है। और आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रेपो रेट का मतलब होता है जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है ना, उस ब्याज दर की बात हो रही है। मौद्रिक नीति में 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं, 3 आधे के भारत सरकार की तरफ से। ऐसे में आरबीआई के लिए आवश्यक है कि वह महंगाई
को 6% के दायरे से किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ने दे। और आरबीआई इस दृष्टि से ब्याज दरों में कटौती नहीं कर सकती। अगर वह महंगाई के बीच ब्याज दरों में कटौती करती है तो इससे मुद्रास्फीति में और भी वृद्धि हो जाएगी। वहीं लंबे समय से देश उच्च ब्याज दरों को झेल रहा है। उच्च ब्याज दरों का मतलब यह है कि कंपनियों के लिए उधार लेने की लागत बढ़ जाती है, जिससे पूंजी में कटौती, धीमी गति से विस्तार व छंटनी की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। यही कारण है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी सप्ताह कहा कि बैंकों की ब्याज दरें किफायती होनी चाहिए, खासतौर पर ऐसे समय जब सरकार चाहती है कि उद्योग विनिर्माण क्षमता बढ़ाएं। लेकिन जब आरबीआई ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगी तब तक सस्ता कर संभव नहीं है। परंतु मुद्रास्फीति के नवीनतम आंकड़ों के कारण आरबीआई ब्याज दरों को नहीं घटा सकती है। सुस्त होगी अर्थव्यवस्था। तो वित्त वर्ष 2025 की सितंबर तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि 6 तिमाहियों के निचले स्तर पर आ सकती है। और उच्च संकेतकों से पता चलता है कि खासकर विनिर्माण क्षेत्र में सुस्ती के कारण ऐसी संभावना है कि वित्त वर्ष 2025 के जून तिमाही के दौरान अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.7% थी। आरबीआई ने अपने अक्टूबर के बुलेटिन में वृद्धि अनुमान घटाकर आप देखते हैं कि 6.8% कर दिया, जबकि गवर्नर शक्तिकांत दास ने अक्टूबर की मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद 7% वृद्धि का अनुमान बताया था। और सितंबर तिमाही के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी की वृद्धि दर सुस्त होकर 2.6% पर आ गई थी, जो जून तिमाही में 5.45% थी। और इसमें विनिर्माण, बिजली और खनन उत्पादन शामिल होता है। अन्य उच्च संकेतकों में स्टील और सीमेंट की खपत, बैंक ऋण, घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री और दोपहिया वाहनों की बिक्री भी वित्त वर्ष 2025 की जून तिमाही की तुलना में सितंबर तिमाही कमजोर हो रही है। और विनिर्माण क्षेत्र में सुस्ती के कारण विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि सितंबर तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.2% रही। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही सितंबर तिमाही में सूचीबद्ध कंपनियों के लाभ में वृद्धि में गिरावट के साथ राजस्व वृद्धि में भी सुस्ती नजर आ रही है। इस आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिए ब्याज दरों का कम होना आवश्यक है, और अन्यथा आर्थिक सुस्ती जल्द ही आर्थिक मंदी की ओर अग्रसर हो जाएगी। रुपये में रिकॉर्ड गिरावट। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में रिकॉर्ड गिरावट आई है। गुरुवार को रुपया डॉलर की तुलना में 84.5 रुपये की मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर अपने निचले स्तर पर पहुंच गया है। यह गिरावट ऐसे दौर में आई है जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला थमा नहीं है। भारत में महंगाई सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। डॉलर के मजबूत होने और चीन की मुद्रा युआन में नरमी से रुपये पर दबाव बना रह सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार में से नियंत्रण, निकासी और निवेशकों की मजबूती के कारण डॉलर की मांग बढ़ने से रुपये की इस साल के अंत तक और कमजोर होने की आशंका है। और वित्त वर्ष 2025 में भुगतान संतुलन अधिशेष कम रहने और डॉलर की मजबूती से रुपये की स्थिति कमजोर हो रही है। फेड दरों में कटौती तथा अमेरिका की ओर और निवेशकों के आकर्षित होने से अमेरिकी डॉलर मजबूती की ओर अग्रसर है। अक्टूबर से 8 नवंबर तक आरबीआई ने रुपये की गिरावट की गति को सीमित करने के लिए 15.5 अरब डॉलर की शुद्ध बिक्री की थी। स्पष्ट है कि कमजोर रुपये को संभालने के लिए आरबीआई को लगातार डॉलर की बिक्री करनी पड़ रही है, और इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव की स्थिति बनती है। रुपये की कमजोरी से भारत को क्रूड ऑयल पर भी और खर्च करना होगा, जिससे अंततः डीजल पेट्रोल महंगा होने की पूर्ण संभावना है। फिसला शेयर बाजार में गिरावट का रुख बना हुआ है, और बेंचमार्क निफ्टी और निफ्टी मिड कैप व स्मॉल कैप 100 अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर से 10% से ज्यादा टूट चुके हैं। कुल मिलाकर बाजार गिरावट के चरण में आ गया है। बाजार कमजोर नतीजों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली का पहले से ही दबाव झेल रहा था, और इस बीच खुदरा मुद्रास्फीति में तेजी और डॉलर में मजबूती ने चिंता और बढ़ा दी है। बाजार के उच्चतम स्तर से 10% से ज्यादा फिसलने को ही तकनीकी रूप से गिरावट कहा जाता है। इससे पहले मार्च 2022 में कोविड के समय बाजार गिरावट के दायरे में आ गया था। मुद्रास्फीति में तेजी को देखते हुए आरबीआई के लिए ब्याज दरों में कटौती करना बहुत कठिन हो गया है। खपत पहले से ही कमजोर और महंगाई बढ़ने से परिवारों के बजट पर भी असर पड़ेगा, जिससे मांग में और भी कमी होगी। कुल मिलाकर दरें घटाने की गुंजाइश सीमित होना अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार के लिए अच्छा खबर नहीं है। और एफपीआई डॉलर में लगातार आ रही मजबूती और अमेरिकी बॉन्ड में तेजी के मद्देनजर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई भारत के ऋण और इक्विटी बाजारों से अपना निवेश नियंत्रण निकाल रहे हैं। नवंबर में अब तक उन्होंने 25,942 करोड़ रुपए 3.08 अरब डॉलर मूल के शेयर बेचे हैं। वहीं अक्टूबर में एफपीआई ने 94,017 करोड़
18 अरब डॉलर की बिकवाली कर डाली थी। अमेरिका फेडरल रेट में कटौती के बाद ही से ही एफपीआई की निकासी जारी है। अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद राजकोषीय नीति में बदलाव की उम्मीद है, जिससे अमेरिकी ऋण प्रतिभूतियों की मांग बढ़ रही है। और बीते माह चीन की सरकार ने स्पेशल राहत पैकेज की घोषणा कर अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने की कोशिश की है। चीन के राहत पैकेज ने भी विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया है, इसलिए विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में से पैसा निकालकर अमेरिका के अलावा चीन के बाजार में भी निवेश करना शुरू कर दिया है। एफपीआई की बिकवाली अब कब थमेगी, इसकी कोई समय सीमा बताना मुश्किल है। ये विश्व से टिकाऊ पूंजी जुटाने की आवश्यकता है। वर्तमान में मुद्रास्फीति के आंकड़े और आर्थिक सुस्ती के कई संकेत भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति है। खुदरा महंगाई दर के कारण आरबीआई ब्याज दरों में कटौती नहीं कर सकेगी और जिससे आर्थिक सुस्ती का खतरा मंडरा रहा है। नीति निर्माताओं को सर्वप्रथम मुद्रास्फीति पर तीव्रता से काबू पाना होगा और देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए न केवल ब्याज दरों में कटौती की आवश्यकता है, अपितु मांग पक्ष पर ध्यान देने की भी जरूरत है। मांग को मजबूत करने के लिए लोगों को की क्रय क्षमता में वृद्धि करनी होगी। क्रय क्षमता में वृद्धि से मांग में स्वाभाविक वृद्धि होगी, फलता कंपनियों के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। उत्पादन बढ़ने से रोजगार भी बढ़ेंगे। भारत को विनिर्माण पर बहुत ज्यादा बल देने की आवश्यकता है। भारत को टिकाऊ स्तर पर उच्च निवेश की आवश्यकता है ताकि वह लंबी अवधि तक ऊंची वृद्धि दर हासिल कर सके। ये सुझाव बताए जा रहे हैं। हाल ही में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जिस तरह उच्च स्तर पर निकासी करी है, उससे बचने के लिए आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के सभी उच्चतर संकेतकों को मजबूत रखा जाए। देश विकास के जिस चरण में हुआ, हमारी घरेलू बचत जीडीपी वृद्धि की सहायता कर पाने की दृष्टि से अपर्याप्त है। ऐसे में विश्व में टिकाऊ पूंजी जुटाने की जरूरत है। भारत में आने वाली विदेशी पूंजी कई रूपों में और कई लक्ष्यों के साथ आती है। उदाहरण के लिए कुछ एफबीआई केवल भारत और अमेरिका के ब्याज दरों के अंतर का लाभ उठाने के लिए आते हैं। ऐसे निवेशक अल्पकालिक प्रकृति के हो सकते हैं और बहुत जल्द वापस चले जाते हैं। डॉलर की तुलना में रुपये में रिकॉर्ड गिरावट भी चिंताजनक है। भारतीय नीति निर्माता समुचित प्रबंधन द्वारा न केवल रुपये की गिरावट को रोक सकते हैं, अपितु निर्यात वृद्धि द्वारा इस स्थिति का भी लाभ उठा सकते हैं। कमजोर रुपया निर्यातकों को लाभ पहुंचा सकता है। निर्यात में लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि केंद्र सरकार निर्यातकों के लिए नए बाजार का रुख करे और सप्लाई चेन सिस्टम को मजबूत करे। और उच्च निर्यात द्वारा भारत न केवल व्यापार संतुलन, डॉलर स्टॉक इत्यादि में वृद्धि का लाभ ले सकता है, अपितु अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकता है। परंतु उपरोक्त लाभ लेने के लिए युद्ध स्तर की तैयारी की आवश्यकता है, तभी इस आपदा में अवसर की प्राप्ति होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः आयात आधारित अर्थव्यवस्था है। ऐसे में सरकार को रुपये को मजबूत करने के लिए हर संभव कदम उठाने होंगे और इसका सबसे अच्छा तरीका है भारतीय उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई को प्रोत्साहन किया जाए। एफडीआई को प्रोत्साहन करने के लिए अर्थव्यवस्था के मूलभूत तत्वों को मजबूत करने की आवश्यकता है। देखिए, अगर हम लोग निर्यात की बात करें तो कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। और ये सब जो शब्द आप लोग देख रहे हैं ना, इसीलिए मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी आप लोग पढ़ लीजिए। अर्थव्यवस्था के बारे में मालूम चलेगा आपको, मुद्रास्फीति के बारे में मालूम चलेगा, रिपो रेट के बारे में मालूम चलेगा। कब मालूम चलेगा? लेकिन जब इकोनॉमिक्स की आप लोग एनसीईआरटी किताबें पढ़ लेंगे। चलिए, आपका क्या सुझाव है, आप लोग बता सकते हैं। ये आप देखिए, बिहार में 243 सीटें हैं विधानसभा में। यहाँ चुनाव होना है आने वाले समय में, तो वहीं की बातें हो रही हैं। राजनीति में दिलचस्पी है तो पढ़ सकते हैं। देखिए, बिहार, पटना इसकी राजधानी, इसकी सीमा नेपाल, उत्तर प्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो नेपाल से लगती है, राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार को आप देख ही रहे हैं। सेमीकंडक्टर चिप से रोजगार, आजकल आप देखते हैं, जहां देखिए वहां सेमीकंडक्टर चिप की ही बातें हो रही हैं। तो पिछली सदी में जैसे दुनिया में तेल को लेकर होड़ थी, वर्तमान सदी में आप देखेंगे लड़ाई सेमीकंडक्टर की है। वस्तुतः सेमीकंडक्टर चिप का उपयोग आज हर जगह हो रहा है। इसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का दिल माना जाता है। स्मार्टफोन से लेकर कार तक में इन चिपों का उपयोग होता है। सेमीकंडक्टर चिप सिलिकॉन से बनाई जाती है। इसे एक इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर कहते हैं। इन चिप्स की मदद से ही कई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को पावर मिलती है। क्या मिलती है? पावर मिलती है। अमेरिका चीन के बीच जो चिप वार का शुरू हो गया। अमेरिका ने ताजा निर्देश में ताइवान की एक कंपनी को निर्देश दिया कि वह चीन के साथ चिप का बिजनेस रोक दे। और वर्ष 2022 में भी अमेरिका ने 2 कंपनियों को चीन को एआई चिप्स बेचने से मना किया था। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि चीन को एआई चिप्स, आर्टिफिशियल चिप्स किसी भी कीमत पर ना मिले। और आर्थिक इतिहासकार क्रिस मिलर ने चिप वार नामक अपनी किताब में लिखा है कि सेमीकंडक्टर का उद्योग केवल एक तकनीकी क्षेत्र नहीं है, यह विश्व में शक्ति के संतुलन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण टूल भी बन चुका है। हालांकि भारत भी इस सेक्टर में पीछे नहीं है। भारत की भी सेमीकंडक्टर हब बनने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है।
और आप देखिए भारत में $15 अरब लगभग 1.26 लाख करोड़ रुपए की लागत से 3 सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की योजना बनाई है। सेमीकंडक्टर के बाजार में हमारी दिलचस्पी इसलिए भी है क्योंकि एनएलबी सर्विसेज द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत में 2026 तक लगभग 10 लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अनुसार भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स से बाजार अगले वर्ष 400 अरब लगभग आप देखेंगे 33 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके पीछे मुख्य कारण भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ती घरेलू मांग है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी उपकरण, डिवाइसेस के बाजार में बढ़ोतरी की वजह से भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर होना चाहता है। वर्तमान में भारत अपनी सेमीकंडक्टर जरूरतों का 80% से अधिक आयात करता है, जिसकी वार्षिक लागत लगभग $24 अरब लगभग 2 लाख करोड़ है। 5G में तेजी से सेमीकंडक्टर की बढ़ती मांग। वस्तुतः सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में निवेश भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, 5G और अन्य इमेजिंग टेक्नोलॉजी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सेमीकंडक्टर नए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आवश्यक है, जो स्मार्टफोन से लेकर कारों तक हर क्षेत्र में इस्तेमाल होते हैं। उदाहरण के लिए भारत में 5G क्षेत्र तेजी से प्रगति रोल आउट कर रहा है। ऐसे में सेमीकंडक्टर की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है। ऐसे में घरेलू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग टेलीकॉम कंपनियों के लिए खरीदी की लागत को कम कर सकता है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक भारत की आधी जनसंख्या 5G का उपयोग कर रही है। और याद रहे 2021 में सेमीकंडक्टर की कमी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग $240 अरब 20 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। चिप की कमी के दौर में 2021 के पहले 9 महीनों में वैश्विक ऑटो उत्पादन 26% तक गिर गया। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सेमीकंडक्टर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी है। सेमीकंडक्टर चिप की कमी के कारण ही एप्पल कंपनी को 2021 की चौथी तिमाही में करीब $6 अरब की राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा था और कंपनी का उत्पादन गिर गया था। भारत में व्यापक निवेश का लक्ष्य। फॉर्च्यून इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सेमीकंडक्टर चिप के क्षेत्र में टाटा ग्रुप ने 91,000 करोड़ रुपए, अडानी समूह ने 83,000 करोड़ रुपए, हीरानंदानी ग्रुप ने 27,000 करोड़ रुपए, वेदांत ग्रुप ने 4300 करोड़ रुपए, वहीं तो L&T ग्रुप ने 830 करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य बनाया। और गौरतलब है कि 2023 में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में चीन का मार्केट $179 अरब था, जिसका बड़ा हिस्सा भारत के पास आ सकता है। ओईसी वर्ल्ड के आंकड़ों के अनुसार सेमीकंडक्टर बिजनेस में वैश्विक स्तर पर 53% योगदान ताइवान का, 17% दक्षिण कोरिया, 12% अमेरिका, 9% चीन, 8% जापान और भारत का योगदान केवल 1% है। लिहाजा भारत में अब इसके उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है और आने वाले 2 वर्षों में भारत में इसके उत्पादन से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे आर्थिकी को भी बढ़ावा मिलेगा। अच्छी पहल है, अच्छी बात है। हमें आत्मनिर्भर तो होना ही चाहिए। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की एक कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।